हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में हम करेंगे दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये पेपर हम जो इसमें करेंगे ये है, पूछा गया था, सेट नंबर है ये 22 और ये पूछा गया था 29/8/2022 फर्स्ट शिफ्ट में। हमारा टारगेट है, टोटल बुक का कवर पेज देख पा रहे होंगे, टोटल हम करेंगे 99 सेट। ठीक है, इसमें करेंगे अभी 22 और ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। और अगर आप ये सारे लगा लेते हो, जैसे बायो के क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स के आते हैं, केमिस्ट्री के आते हैं, आपका सारा सिलेबस तो रिवाइज होगा ही होगा। एक आपको एग्जाम का पैटर्न भी पता लग जाएगा यहाँ से। ठीक है, किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, रेलवे ने किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं, और ये सारे क्वेश्चन, इतने सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, 2340 प्लस क्वेश्चन हो जाते हैं। ये सारे होने के बाद मोस्टली सिलेबस आपका 90% रिवाइज हो जाएगा और सेम पैटर्न पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं ये वाला पेपर 29/8/2022 फर्स्ट शिफ्ट में। इसमें जितने भी साइंस के क्वेश्चन आए थे सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, periodicity among elements in न्यूलैंड्स octaves was observed up to dash only। ठीक है, कहते हैं न्यूलैंड के अष्टक में तत्वों के बीच आवर्तिता केवल डैश तक देखी गई थी। देखो दोस्तों, इसका जो रूल है, जो नियम इसका ये कहता है, जैसे इसने क्या किया, अपने जो भी एलिमेंट है इसने अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। और कहता है जो पहले का एलिमेंट का जो मास होगा ना, ठीक है, वेट होगा, वो किसके बराबर होगा, एट्थ एलिमेंट के बाद होगा। ठीक है, सॉरी, एट्थ एलिमेंट के बराबर होगा। या कह सकते हैं जो पहले की प्रॉपर्टी होगी ना वो सेम होगी। ठीक है, एट्थ के बराबर। ठीक है, उसके बाद रिपीटिशन हो जाता है। और ये जो एप्लीकेशन था इसका, ये एप्लीकेबल था ओनली ऑन लाइटर एलिमेंट। ठीक है, कैल्शियम तक। कैल्शियम के बाद जो हैवियर एलिमेंट है उस पर एप्लीकेबल नहीं था। ठीक है, तो अप टू कैल्शियम तक क्या था, ये वैलिड था। यही इसने पूछा है। ठीक है, और इसने एज्यूम किया था टोटल कितने एलिमेंट है इन नेचर, 56। ये भी कई बार पूछ लेता है, तो ध्यान रखेंगे ये कहाँ तक, अप टू कहाँ तक था, कैल्शियम तक। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, ए 2.5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्केव लेंस, फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर एट ए डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इज, हाइट आपको इमेज की बतानी है। जो कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये क्या है, एक कॉनकेव लेंस है जो डाइवर्जिंग लेंस है। जो इसके करेक्टर होते हैं ना सेम होते हैं, किसकी तरह होते हैं, सारे के सारे करेक्टर इसके होते हैं कन्वेक्स मिरर की तरह। इसमें आपको बताना है हाइट ऑफ द इमेज। देखो, अब इसमें जो एफ लेंगे, क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, लेफ्ट साइड बनता है इमेज। ठीक है, और ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट साइड, तो क्या लेते हैं, यू नेगेटिव होगा और एफ भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। और 1/v प्लस 1/u, तो u तो नेगेटिव हो गया, बराबर है 1/f। ठीक है ना, इसके बराबर होता है। तो 1/v। अब आपको निकालना है हाइट ऑफ द इमेज। ठीक है, आप देखो मैग्निफिकेशन होता है, ये होता है एच डैश, इमेज की हाइट डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट की हाइट, और ये होता है v/u, इसके बराबर होता है। इस रिलेशन से हम निकालेंगे, इसके लिए हमें पहले v निकालना पड़ेगा। तो 1/v माइनस 1/u। ठीक है, u की वैल्यू कितनी है, u है 24, 1/24 हो जाएगा। ठीक है, 1/24 हो जाएगा। और 1/f क्या है, 16 सेंटीमीटर है, 1/16। तो 1/v की वैल्यू आएगी, ये उस साइड जाके प्लस में होगा, 1/16 प्लस 1/24। तो इसका एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, दोनों का एलसीएम आएगा 48। 16×3 = 48, 24×2 = 48, ये आएगा ऊपर 5/48। तो v की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 48/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 48 का डबल 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करते 2 से नीचे, 48×2 = 96 होता है, 96/10 9.6। ठीक है, तो v की वैल्यू क्या आएगी, 9.6 सेंटीमीटर। अब इस रिलेशन से निकालेंगे। ठीक है, एच डैश डिवाइड बाई एच, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इसने दिया है 2.5, ये किसके बराबर है, ठीक है, ये है किसके बराबर है, v/u। v की वैल्यू 9.6 और u की 24। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, 24×4 = 96 होता है, 0.4 होगा, और 0.4 की, ठीक है, 2.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एच डैश की वैल्यू हमारे पास आ रही होगी। ठीक है, 0.4 की 25×4, देखो 25×4 100, 100/100। ठीक है, तो क्या क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर हाइट ऑफ इमेज आएगी। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3,
द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कन्वेक्स मिरर इज 15 सेंटीमीटर फॉलोइंग न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन द प्रिंसिपल फोकस लोकेटेड एक्स बराबर है डैश। देखो अब की बार कन्वेक्स मिरर है, ठीक है, कन्वेक्स मिरर की बात है। ये मान लो ये एफ है दोस्तों और ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये है सी, ठीक है, ये है सी, और इमेज तो सारी यहाँ राइट साइड बनती है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना और जो ये एफ है, ये दूरी, ये अगर ये 2 है तो ये 1 यूनिट होती है, मतलब ये इसकी ट्वाइस होती है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर ये कितना दिया हुआ है 15, तो एफ प्रिंसिपल से लेके एफ तक की दूरी हो जाएगी, इसका आधा हो जाएगी 7.5 हो जाएगी। तो देखो अब कॉनकेव मिरर में क्या लेते हैं एफ, आप ध्यान रखेंगे कॉनकेव मिरर में आपको हमेशा एफ क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, और कॉन्वेक्स मिरर में क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। ये आएगा +7.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, ए 200 वोल्ट बल्ब इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट सोर्स, द करंट थ्रू द बल्ब इज, करंट आपको बताना है। एक रिलेशन याद रखना आपको, P होता है, पावर होता है VI के बराबर, वोल्टेज इंटू करंट, ठीक है। अब आपको किसकी वैल्यू है, पावर की पता है और वोल्टेज की पता है, तो करंट की निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, I की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से P/V, और P की वैल्यू कितनी है 200 है, और वोल्टेज है 220, ठीक है। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। ये आएगा 10/11, ठीक है। 10/11 मतलब कि कितना आएगा ये, इसको काटोगे 11×999, ठीक है, जब 0.9 ऐसे जाएगा दोस्तों 1 एम्पियर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एन ओस्ट्रिच एग, कहता है शुतुरमुर्ग के अंडे का माप कितना होता है। तो याद रखेंगे आप, ये होता है 170 mm इंटू में 130 mm, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, टू coil A and B such a that A is connected to a battery through a key and B is connected to a galvanometer are arranged parallel and close to each other. During which of the following duration with the phenomenon of electromagnetic induction be observed? पहला ऑप्शन है 2 minutes आफ्टर क्लोजिंग द की ड्यूरिंग द इंटरवल द की इज टेकन आउट। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसने कहा है 2 कोयल हैं ए और बी, ठीक है, कनेक्टेड, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए और साथ में टू ए गैल्वेनोमीटर और अरेंज्ड इन पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूरेशन, कहता है किस ड्यूरेशन के दौरान विल द फिनोमिनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बी ऑब्जर्व्ड, ठीक है। ये कब देखा जाएगा, ये इसने पूछा है। देखो इस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, जब आप क्या करोगे, ठीक है, क्या करोगे, कुंजी को या की को टेकन आउट कर लोगे, तो इसमें होगा जो करंट का फ्लो होगा ना, इंड्यूस्ड करंट होगा, वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा एक पोजीशन पे आके, या कह सकते हैं बिल्कुल ही डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से किस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड पे, ठीक है, किस पे, मैग्नेटिक फील्ड है कोयल ए के अंदर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। इसका रीजन ये है बी, पहला से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ये हम नहीं कह सकते कि 2 minutes आफ्टर क्लोजिंग द की, तो टाइम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। तो क्या है, ड्यूरिंग द इंटरवल ऑफ द की इज टेकन आउट देन करंट विल बी चेंज, इंड्यूस्ड करंट क्या होगा, जो इंड्यूस्ड मतलब कि जो करंट अपने आप पैदा हो जाता है वो क्या होगा, चेंज होगा, कम हो जाएगा बिल्कुल। और उसके बाद क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है कोयल ए के अंदर वो क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, चेंज होगा कोयल ए के अंदर, ये इसका इम्पैक्ट होगा, इसलिए हम कहेंगे ओनली बी, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर, ठीक है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कौन सा है, 2 स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है, 2 स्टेटमेंट गिवन है, करेक्ट आंसर आपको बताना है। देखो पहला कहता है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज Na2CO3। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला दोस्तों यही होता है Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। स्टेटमेंट 2 कहता है इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, और परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है वॉशिंग सोडा। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो आप कहेंगे बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, ऑप्शन 3 इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 8, द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड्स एंड द टोटल बॉन्ड्स इन बेंजीन मॉलिक्यूल रिस्पेक्टिवली आर। देखो बेंजीन क्या है, एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का, C6H6, ठीक है ना, C6H6। इसमें क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड 12 होंगे, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं, 12 होते हैं, और 3 पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है, और कितने होंगे, 15 कोवलेंट बॉन्ड होंगे। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ध्यान रखेंगे, सिग्मा बॉन्ड 12, पाई बॉन्ड 3, और ठीक है कोवलेंट बॉन्ड कितने हो जाएंगे फिर 15। क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है दोस्तों, जैसे दो कंपाउंड होते हैं, दो कंपाउंड मिलके, ठीक है, दो कंपाउंड मिलके नए दो कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है, न्यू 2 कंपाउंड बनेंगे, आपस में ही क्या करेंगे, अपने आयन एक्सचेंज करने के बाद। देखो यहाँ पे दो कंपाउंड नहीं बने, या नहीं बने, या नहीं बने, यहाँ कॉपर है, कॉपर है, कॉपर है। यहाँ देखोगे दो कंपाउंड बने हैं, BSO4 2 NaCl, ठीक है, Na की रिएक्शन किसके साथ, Ba की रिएक्शन होगी बैरियम की किसके साथ होगी, सल्फेट के साथ होगी, SO4 के साथ, और सोडियम की किसके साथ होगी, क्लोरीन के साथ होगी। दो नए कंपाउंड बने हैं आयन एक्सचेंज होने के बाद, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन के बाद, ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, 2 न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन द हाइड्रोजन। रिएक्टिव का मतलब ये है, रिएक्टिविटी पीरियोडिक टेबल अगर आप अच्छे से रीड की होगी आपने, पीरियोडिक टेबल में दोस्तों जो एलिमेंट ऊपर की तरफ है ना, सारे ये ज़्यादा रिएक्टिव मिले जाते हैं। जैसे कि मैं आपको रिएक्टिव का ऑर्डर ऐसे मैं अगर अरेंज करता हूँ, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है, पोटेशियम होता है, ठीक है, पोटेशियम होता है, उसके बाद सोडियम होता है, ठीक है, उसके बाद कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर ये पीरियोडिक टेबल में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, एल्यूमिनियम, आप पीरियोडिक टेबल को देखिए अच्छे से, उसमें है ये सारी चीज़ें, फिर कार्बन, फिर Zn, ठीक है, जिंक, फिर आयरन Fe, फिर Sn, देन Pb, ठीक है, जिसे बोलते हैं लेड, और देन हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन इन सब के बाद आता है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में इन सब के बाद आएगा रिएक्टिविटी के ऑर्डर के हिसाब से। तो हाइड्रोजन से ज़्यादा किस किस की रिएक्टिव है, कौन कौन रिएक्टिव है, कहता है मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। कितने हैं, देखो हाइड्रोजन से ज़्यादा इसमें देखोगे आप, एक तो Mg हो गया, Mg हो गया सभी में है, दूसरा हो गया जिंक, जिंक भी है दोस्तों, ठीक है, जिंक भी है, उसके बाद उसके बाद है हमारे पास ये हो गया Sn भी है, ठीक है, तो ये वाला ऑर्डर दिख रहा है, फिर उसके बाद ये भी है, आयरन भी है, और सोडियम भी है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। तो आपको क्या करना है, इसको दीवार पे चिपका लेना है, ठीक है, रिएक्टिविटी आपको अच्छे से रट लेनी है, इस पर क्वेश्चन बनता है। आप पीरियोडिक टेबल में इसको एक बार अच्छे से रीड करिए पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, कई क्वेश्चन बनते हैं पीरियोडिक टेबल से, लेफ्ट टू राइट जाओगे, एटॉमिक साइज बढ़ेगा घटेगा, नीचे टॉप टू बॉटम जाओगे, कितने ग्रुप हैं, कितने पीरियड हैं, ठीक है, कौन कौन सी गैसेस हैं, एक्टिव गैसेस कौन सी है, नॉन एक्टिव गैसेस कौन सी हैं, कुछ भी बन जाएगा, हेलोजन ग्रुप से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन उसमें बनते हैं बार बार, तो आप उसको अच्छे से, ठीक है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आए उसमें बार बार आते हैं। आप एक बार अच्छे से पीरियोडिक टेबल को रिवाइज कर लीजिए, फिर आप क्वेश्चन लगाइए यहाँ से, फिर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी इसको रट लीजिए, ठीक है, तो कौन कौन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं, ये सारे मैग्नीशियम, जिंक, ठीक है, स्ट्रोंटियम, और ये लेड, आयरन और सोडियम। क्वेश्चन नंबर 11, डिफिशियंसी ऑफ विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायबिटीज मिलिट्स, ठीक है, कहते हैं किस हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायबिटीज मेलिटस। तो ये है, ध्यान रखेंगे आप दोस्तों, ठीक है, किसकी वजह से होता है, इंसुलिन, ठीक है ना, किसकी, इंसुलिन की कमी के कारण क्या होता है, डायबिटीज होता है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, ए कन्वेक्स मिरर इज मेड फ्रॉम द सेक्शन ऑफ द सरफेस ऑफ ए स्फीयर रेडियस 10 सेंटीमीटर।
इट्स प्रिंसिपल फोकस इज एट द डिस्टेंस ऑफ डैश फ्रॉम द पोल। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर्स के प्रिंसिपल फोकस बताना है दोस्तों, तो प्रिंसिपल फोकस क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, इसका क्या होगा, आधा होगा। और कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या लेते हैं हम, एफ पॉजिटिव लेते हैं, और कॉन्केव के लिए नेगेटिव लेते हैं, तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ क्या होता है, ये डिस्टेंस हो जाती है प्रिंसिपल से लेके फोकस तक, क्या होती है r/2। क्वेश्चन नंबर 13, ए बीम ऑफ वाइट लाइट passes थ्रू ए ग्लास ऑफ प्रिज्म एंड स्पेक्ट्रम इज obtained, द कलर्ड कंपोनेंट दैट बैंड्स द लीस्ट इज। ठीक है, कहता है श्वेत प्रकाश का एक किरण पुंज किसी कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है और एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, सबसे कम झुकने वाला रंग घटक कौन सा है। सबसे कम झुकने वाला, देखो दोस्तों जब लाइट है ना पास होगी तो 7 कलर में डिवाइड हो जाती है प्रिज्म से, इसे बोलते हैं हम विबग्योर। ठीक है, ये 7 कलर हैं, उनकी शॉर्टकट फॉर्म है। और जो रेड रेड है ना, रेड, इसकी स्पीड कहो, वेवलेंथ कहो, ठीक है, एफ लैम्डा, इसकी फ्रिक्वेंसी कहो, अब वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इसकी जो बैंड, ये एंगल ऑफ डेविएशन होता है इसका कम होता है। ठीक है, कम डेविएट होता है, ये कम क्या होगा, झुकेगा। ठीक है ना, बैंड कम बैंड होगा ये। और ये जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे कम होती है या वेवलेंथ सबसे कम होती है, ये सबसे ज़्यादा, इसमें क्या होगा, सबसे ज़्यादा झुकाव होगा। ठीक है, या कहेंगे इसका जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पूछ लेता है किसका सबसे ज़्यादा है, वॉयलेट का सबसे ज़्यादा है। जैसे आप राइट टू लेफ्ट आओगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता रहेगा। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसकी क्या होगा, ये इसकी स्पीड ज़्यादा है, ये लिस्ट क्या होगा, बैंड होगा। यही पूछा इसने, कौन सा लिस्ट बैंड होगा, ऑप्शन 4 रेड कलर। क्वेश्चन नंबर 14, इफ ए वुमन इज प्लानिंग टू इंक्रीज हर फैमिली देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी हेल्पफुल फॉर हर। कोई महिला एक परिवार बढ़ाने की योजना बना रही है तो निम्नलिखित में से कौन सा उसके लिए सहायक नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन दोस्तों, इसमें कोई ज़्यादा आपको रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन आपको अगर जनरल साइंस है, ठीक है, एक अनपढ़ आदमी भी ऐसे क्वेश्चन को उसको बता दोगे ना आप वर्बली, वो भी बता देगा। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है। स्वस्थ शारीरिक वजन बनाए रखना का प्रयास करना, ऐसा करना होगा, बढ़िया है, अच्छी बात है ये। उच्च प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करना, ये भी ठीक है। घर में तनाव मुक्त वातावरण, ये भी होना चाहिए। ठीक है, 2-4 पॉइंट और इसमें ऐड कर दो अच्छे अच्छे, वो भी होंगे। ठीक है, तो आपको बताना कौन सा, धूम्रपान और शराब का सेवन ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। ठीक है, कौन सा उसके लिए सहायक नहीं होगा, ये सहायक नहीं होगा, बाकी सारे सहायक हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। एल्यूमिनियम, मरकरी, ग्लास, मैंगनीन। ठीक है, मैंगनीन। ठीक है, मैंगनीन है, मरकरी है, ग्लास है, एल्यूमिनियम। आपको बताना है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी। रजिस्टिविटी का मतलब क्या है दोस्तों, जिसमें से बिल्कुल ही कम करंट गुजारा जा सके। जैसे वायर में से करंट पास हो जाएगा, लोहे की चीज़ उसमें करंट आ जाएगा। इंसुलेटर होता है जैसे लकड़ी कोई चीज़, उसमें करंट नहीं आएगा। ठीक है, तो उतना ही ज़्यादा उसका हाई रेजिस्टेंस होगा, इसका मतलब। तो रजिस्टिविटी किसकी हाई होती है, इसने पूछा है। ठीक है, मतलब कि जिसमें करंट सबसे कम होगा, तो ये होता है मरकरी में। मरकरी को अगर रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, मरकरी एक्ट एज ए इंसुलेटर की तरह काम करता है। इसका जो रेजिस्टेंस होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसलिए। ठीक है, मैक्सिमम क्या होगी इसकी रेजिस्टिविटी होगी, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, एक्सक्रीशन ऑफ द डैश मेन एक्सचेंज एक्टिविटी विदाउट फोटोसिंथेसिस एट नाइट। कहता है रात के समय प्रकाश संश्लेषण के बिना डैश का उत्सर्जन एक मुख्य विनिमय गतिविधि है, तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, डैश कैन बी यूज फॉर कंपोजिंग। ठीक है, डैश का उपयोग कंपोस्टिंग के लिए, ठीक है, सॉरी कंपोस्टिंग था ये, डैश कैन बी यूज फॉर द कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग के लिए किसका, ठीक है, उपयोग किया जा सकता है। कंपोस्टिंग का मतलब पता होना चाहिए आपको क्या होता है। जैसे खाद बनाते हैं ना, जो यूजफुल चीज़ें हैं, जो मान लो जो किसके लिए, पेड़ पौधों के लिए, ट्रीज़ के लिए, ठीक है, प्लांट्स के लिए क्या बेनिफिशियल हो सकते हैं, प्रोडक्टेबल हो सकते हैं वो चीज़ें, उसे बोलते हैं कंपोस्टिंग करना। ठीक है, तो इसमें किसका यूज किया जा सकता है, हम कहेंगे मेडिकल वेस्ट का। ठीक है, जो चिकित्सा अपशिष्ट हैं, ठीक है, चिकित्सा अपशिष्ट का उपयोग कंपोस्टिंग के लिए किया जा सकता है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। वैसे ये भी ध्यान रखें कि बहुत सारी चीज़ें आती है दोस्तों। ठीक है, इसमें हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग कहेंगे तो कौन सा जो बेस्ट आंसर होगा इसका, ठीक है, मेडिकल वेस्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 18, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस विल द पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस्ड इन द कोयल विल बी मैक्सिमम। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, कौन सी सिचुएशन में क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ये आपको बताना है। देखो पोटेंशियल डिफरेंस है दोस्तों, अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा हो 12th में, जो ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू फैराडेस लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडे लॉ है, उसका नियम है एक, वो कहता है, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि कितना फ्लक्स चेंज होता है। ठीक है, जो फ्लक्स का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, ठीक है, कितनी पास होती हैं, इसे बोलते हैं फ्लक्स। जितना मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा उतना ही क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस हाई होगा। ठीक है, रैपिड चेंज इन होगा किसमें, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस में। तो ये कब पॉसिबल होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, जब कोयल क्या होंगी, ठीक है, एक कोयल ऑफ बार मैग्नेट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, जो एक दूसरे की तरफ क्या करेंगी, कोयल, ठीक है, कोयल एंड बार मैग्नेट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, यहाँ स्पीड भी दी हुई है विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, तो तब पॉसिबल होता है, ये कंडीशन आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके लिए आप अगर एक बार फैराडे लॉ आप सर्च कर लीजिए, उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं डिटेल में। तो आपको बस इतना ही, आपके एग्जाम के लिए आपको 2 मार्क्स दिलाने के लिए या 1 मार्क्स दिलाने के लिए ये क्वेश्चन, ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स जितनी पास होंगी, जितना मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा उतना ही क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस हाई होता है, उसमें रैपिड चेंज आता है। क्वेश्चन नंबर 19, श्रेया एड्स सम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन ए टेस्ट ट्यूब containing concentrated sulfuric acid, द मेन प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन विल बी। तो आप, ठीक है, क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें CaOH ट्वाइस में, ठीक है, H2SO4 क्या ऐड करना है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 ऐड करोगे तो क्या बनता है, ये बनता है एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं इसे। ठीक है, ये बनता है दोस्तों कैल्शियम सल्फेट प्लस 2H2O। ठीक है, तो मेन प्रोडक्ट बनता है कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, द टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन N2R। नाइट्रोजन में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं, लास्ट सेल में ये 6 आते हैं। ठीक है, तो 6 हैं जो इलेक्ट्रॉन क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। तो ये पूछा है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन N2R, 6, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इज 0.2 ओम। द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ऑफ द सेम मटेरियल बट द लेंथ 12 एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4A विल बी। देखो अब आपको एक रिजल्ट याद रखना है, ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में आता है। आर होता है, रेजिस्टेंस होता है रो L/A। रो होता है कि तार कौन से मटेरियल की है, ये L लेंथ होती है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, आर रेजिस्टेंस होता है। अब रेजिस्टेंस ऑफ वायर L, लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इज 0.2 ओम। ठीक है, तो इसकी वैल्यू है 0. ये आर की वैल्यू है 0.2 ओम। द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ऑफ द सेम मटेरियल, ठीक है, रो उसका भी सेम है, और बट लेंथ क्या है, 12 है, एल की जगह लेना है 12, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का है क्या है, 4A है। ठीक है, इसका आपको बताना है। अब देखो दोस्तों, अब यहाँ से मैं अगर, ठीक है, रो L/A कॉमन ले लेता हूँ, रो L/A कॉमन ले लेता हूँ, ये आएगा 2/4, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है, ये R2 निकालना है मान लो, और इसकी वैल्यू क्या है, 0.2 है, तो 0.2 गुना में 1/2, तो बचेगा क्या हमारे पास, पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 आएगा, 0.1 ओम आएगा। ठीक है, अगर 0.1 ओम आएगा तो ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स। निम्नलिखित में से क्या जलीय जीवों का उत्सर्जी उत्पाद है। ठीक है, कहता है व्हाट इज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स, उनका जो एक्सक्रीटरी जो पार्ट होता है, प्रोडक्ट होता है, ठीक है, एक्वाटिक एनिमल्स का, वो क्या होता है, ये इसने पूछा है। ठीक है, जो जलीय जीव होते हैं उनका उत्सर्जी, वो उत्सर्जन करते हैं किससे, ठीक है, कौन से उत्पाद से करते हैं, ये होता है, ध्यान रखेंगे आप, अमोनिया। ठीक है,
अमोनिया, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है NH3। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड इन आवर बॉडी, ठीक है, मानव शरीर में पाई जाने वाले निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। एंडोक्राइन और, ठीक है, एक होता है दोस्तों एक्जोक्राइन ग्लैंड, दो ग्लैंड होती हैं, ठीक है, एक बहिस्रावी ग्रंथि बोलते हैं और हिंदी में दूसरी को एंडोक्राइन को बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। इसमें क्या होगा, एक में तो बनता है जूस, ठीक है, जैसे एंजाइम जूस, और दूसरी में क्या बनेगा, एक हार्मोन होता है, ठीक है, हार्मोन बनता है। किसमें, एंडोक्राइन में क्या बनता है, हार्मोन बनता है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और जो ये एक्जोक्राइन है, इसमें जो भी रस बनेगा उसका या तो वो शरीर के क्या होगा, बाहर हो जाएगा या फिर वो अंदर ही रहेगा। लेकिन अंतरस्रावी एंडोक्राइन में क्या होता है, जो हार्मोन का निर्माण होता है, ठीक है, ये क्या होगा दोस्तों, इसका जो, जिसे हिंदी में बोलते हैं स्त्रावण, ये भी शरीर के अंदर ही होता है, ठीक है ना, किसके साथ, ब्लड के साथ। तो इसमें जो सैलिवरी ग्लैंड है ये क्या है, एक्जोक्राइन है, ये एंडोक्राइन नहीं है, ठीक है। बाकी सारी जो थायराइड ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, ये सारी की सारी क्या है, ये सारी एंडोक्राइन है, ठीक है, ये क्या है, एक्जोक्राइन है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो दोस्तों ये हो गए हमारे सारे के सारे क्वेश्चन जो इस शिफ्ट में पूछे गए थे, ठीक है। ये सेट नंबर 22 था और ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 29/8/2022 को, ठीक है, 29/8/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।